नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने पारिवारिक जाम बिस्मी में। आप सभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुने होंगे। एक ऐसी सभ्यता जो आज से कई हजार वर्ष पहले अपने भारत में थी और वह किसी विपत्ति के कारण कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो गई। और उसके क्या कारण रहे, कैसी सभ्यता थी, तो उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में सबसे पहले आप ये बात समझिए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। अब भाई बात कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन करके, तो इसने सर्वप्रथम कुछ अवशेष प्राप्त किए एक हड़प्पा नामक स्थान पर। जब इसने कुछ अवशेष प्राप्त किए तो उसे लगा कि यार क्या इसके नीचे भी कोई सभ्यता दबी हुई है, जमीन के नीचे, है ना। तो उसने अपनी बात को रखा लोगों के सामने, पर उसकी कुछ ज्यादा बातें गौर नहीं की गई। चूंकि वह हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुई तो इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। अभी जब आगे चल के आएंगी बातें तो आपको आगे समझ में आएगा। इसको आप आगे समझिए। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीय क्रांति कहा। आपसे प्रश्न पेपर में क्या बनेगा, आपका प्रश्न पेपर में बनेगा कि किस विद्वान ने यह कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति है हड़प्पा सभ्यता। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? गार्डन चाइल्ड। क्या उत्तर हो जाएगा? गार्डन चाइल्ड। क्लियर हो? आगे समझो। मैंने अभी बताया सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में, कब सर? 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि किए थे। उसने पुष्टि किया था, उसको मिले थे प्रमाण, लेकिन इतना ज्यादा उसकी बात पर लोड नहीं लिया गया। कहने का मतलब इतना ज्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल के स्थलों की खोज करने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। अब देखो इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1904 के आसपास लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कलिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता की बात किया जाए तो किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कलिंघम को माना जाता है। अब आगे देखो, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद आगे समझो। अब आती है वो इंपॉर्टेंट टाइम जब हमें सबसे पहले मतलब कि सभी लोग को पता चला, क्लियर हुआ और अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट किया इस बात को। देखो पहले तो पता तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताई थी, लेकिन उसकी बात पर गौर नहीं किया गया था। लेकिन जब अब गौर करने वाली बात यहां से प्रारंभ होती है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इनके नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की, बात समझना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी? हड़प्पा की। तथा राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अब खुदाई कराई गई। अब देखो, एक पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई से प्राप्त हुए साक्ष्य और कुछ एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए साक्ष्य। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, कुछ इसी सभ्यता पर आधारित मूवी है। ऋतिक रोशन उसका हीरो। अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले अवशेष स्थल कहां खोजा गया? हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया। मैंने बताया था चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा में ही प्राप्त किया था। इसके अलावा राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। और जो चूंकि अब ये सभ्यता तो काफी बड़ी है, ये सभ्यता जो है काफी बड़ी है, लेकिन चूंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही खुदाई हुई तो उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता नाम से दे दिया। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बात समझो। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। अब मेरी बात समझो।
देखो पहले तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता कहा, फिर इन्होंने देखा कि ये जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है यहां पर अवशेष मिलते चले जा रहे हैं, मिलते चले जा रहे हैं। तो जब इस तरह के अवशेष मिल रहे हैं, चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो, आपकी हड़प्पा, सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसी के आसपास ये सब मतलब कि जितने भी स्थल हैं सब प्राप्त हो रहे थे। तो सबको लगा कि ये लग रहा है सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे उचित नाम होगा, इसलिए वही दे दिया जाए। अभी ये भी बात गलत होगी देखना, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से स्थलों की खोज हुई, अब इनका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह भी नहीं रह गया। अब देखो, अब ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र बस थोड़ा ना रहा। अगर मैं ये कहूं कि ये आपका भारत है, अगर मैं कहूं कि ये आपका कुछ ऐसा ये भारत है, ठीक है, अब अपने भारत की बात करें और ये आपका ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो अब जो इसका क्षेत्र है ना वो यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दैमाबाद से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से लगा करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थल से, और यहाँ पर मेरठ के आलमगीर नामक स्थान पर, बात समझ ना, मेरठ के आलमगीर और हिंडन नदी के तट पर, और यहाँ पर महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, यहाँ तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अब बात समझो, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब शुरू में क्या लगा कि भाई साहब ये सभ्यता क्या है कि ये जो सिंधु नदी बहती चली जा रही है कुछ इस प्रकार से, तो ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए। लेकिन जब बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी सभ्यता है, ये तो यहाँ भी सभ्यता है, जब ये चारों तरफ सभ्यता है तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं कह सकते हैं। सारी बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक की बात समझ गए होंगे सभी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब आगे की बात समझते हैं। कुछ लोग इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने का क्या आशय है? देखो, हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नदी नहीं था, बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। सिंधु व गंगा के बीच में स्थित था, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा। अब जिस सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं वो शायद अब विलुप्त हो चुकी है, तो इसने इन लोगों ने क्या कहा कि सिंधु सरस्वती नामक क्षेत्र भी इसको कहा है, माना है। बात समझ गए होंगे। चलो अब आगे बात समझो। इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम तांबे तथा टिन को मिलाकर के, किसको? तांबे तथा टिन को मिलाकर के किस नए धातु की खोज कर ली थी? कांसे की खोज कर ली थी, कांसा बना लिया था इन्होंने। बात समझ गए? तो जब इन्होंने कांसा तैयार कर लिया था, मतलब ये इतने ज्यादा योग्य थे कि इन्होंने तांबे और टिन को मिला करके कांसा भी बना लिया था। जब इन्होंने कांसा बना लिया तो इसको, इस सभ्यता का नाम क्या हो गया? कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। अगर बात किया जाए कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया था। बात समझ गए? रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में आपने सुना होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पल्लवरम नामक स्थान पर तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनाना सीख लिया था। आगे समझो। अब इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों सिंधु सभ्यता का प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है? क्योंकि भारत में प्रथम बार नगरों का उदय भी इसी सभ्यता के समय पर हुआ था। अब मेरी बात समझो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ये एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता नहीं कह सकते। पक्की ईंटों के इनके घर थे, बहुत अच्छे अच्छे इनके घर प्राप्त हुए हैं। बात समझ रहे हो? तो यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब देखो, इसका जो काल निर्धारण हुआ, ये कार्बन डेटिंग पद्धति C14, आप जानते होंगे, C14 पद्धति है एक। इससे कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी शुद्ध जो, मतलब कि एक सर्वमान्य समय तिथि बताई गई है, वो 2350 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 2350 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो इसके बारे में और जान लो। देखो ये किस प्रकार की पद्धति थी? नगर विन्यास पद्धति इसमें कैसी थी? यह जाल पद्धति पर आधारित थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सीधी रेखाओं की पद्धति को जाल पद्धति कहते हैं। यह शतरंज की बिसात की भांति शामिल थी। अब अगर मैं इसको बनाने की बात कहूं तो मेरी बात समझना कि ये कुछ किस प्रकार से बनी हुई सभ्यता थी। जैसे देखो, एक घर इनका कुछ ये बना है, एक घर ये बना है, एक घर कुछ ऐसा बना है। बात समझ रहे हो? एक घर कुछ ऐसा बना है, इसी प्रकार से एक घर कुछ ऐसा बना है, ऐसा, इसी प्रकार से ऐसा, ऐसा, ऐसा,
कुछ इस तरह से परफेक्शन के साथ इनके घर बने हुए थे। बात समझ रहे हो? ये जो इनकी अगर बात किया जाए, अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि भाई ये इनकी मान लेते हैं मेन रोड है। बात समझ रहे हो? ये इनकी क्या है? मेन रोड है। और ये जो पार्ट है इनको मैं पतले उससे डिनोट कर दे रहा हूं। ये क्या है? ये जैसे गलियां हैं। बात समझ रहे हो? ये सब क्या है? गलियां हैं। ये सब क्या है? गलियां हैं। तो जो इनके दरवाजे होते थे ना, जो इनके दरवाजे होते थे वो आपके, वो गलियों की साइड खुलते थे। किस साइड खुलते थे? गलियों साइड। यहां खुल सकते, यहां खुल सकते। इस मेन रोड में यहां पर दरवाजा कभी नहीं हो सकता इनका। बात समझ रहे हो? इनके दरवाजे किस ओर खुल रहते थे? गलियों की साइड रहते थे। बात समझ रहे हो? गलियों में इनके दरवाजे होते थे। बहुत ही व्यवस्थित सभ्यता थी। कहते हैं कि इनके घरों में अग्निकुंड भी पाए गए हैं। यहां तक कि बहुत ही अच्छा व्यवस्थित रसोई घर की अलग व्यवस्था। वास्तु जो मतलब वास्तु प्रणाली है ना हिंदू धर्म में, वो शायद इसी सभ्यता से ली गई होगी। चलो आगे समझते हैं। अब ये टीले की बात कर रहा है कि ये टीला क्या है। टीले की बात समझो। जब लोग एक ही स्तर पर नियमित रूप से रहते हैं तो इस भूमिखंड में अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। मैं कह रहा हूं आज की हमारी पीढ़ी है कुछ इस स्थान पर रह रही है, ठीक है, और यहां भी रह रही है, इस स्थान पर भी रह रही है। मान लेते हैं ये पूरा नगर है, यहां भी रह रही है, यहां भी रह रही है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद यहाँ फिर रहते हैं, दूसरी पीढ़ी फिर यहाँ रहते हैं, तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है ना। अरे ऐसे समझो बात को कि शुरू में जब आपकी रोडें होती हैं तो पहले नीचे से बिछती है, फिर धीरे धीरे रोडें ऊपर होती ऊंची होती चली जाती है ना, दोबारा बनती है, फिर तिबारा बनती है। तो इसी तरह से टीलों का निर्माण होता चला गया। अब ये सभ्यता कुछ ऐसी थी कि मान लेते हैं अगर ये टीले हैं और ये आपका पूरा नगर है, तो जो ग्रामीण वासी कह रहा हूं, जो नगरीय लोग रहते थे वो इस तरह की जगहों पर रहते थे। बात समझ रहे हो? और टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, राजा महाराजा के लोग रहा करते थे। बात समझ रहे हो? तो टीले में कैसे लोग रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। आगे समझो। ईंटों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही सबसे पहले हुआ है और किस अनुपात में होता रहा है? उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 का था। बात समझ गए? मतलब अगर किसी की लंबाई 4 है तो चौड़ाई 2 होगी और उसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 होगी। बात समझ रहे हो? कुछ ऐसा सीन था। आगे समझो। वास्तुकला मैंने बताया आपको कि भवन निर्माण की कला का वास्तुकला कहा जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। यह पॉइंट आपने समझ लिया है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के नगरों के अवशेष नगर विन्यास का परिचय मिलता है। बात समझ रहे हो? नगरीय सभ्यता मैंने बताया किस प्रकार से थी, ठीक है। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाई जाती थी। कहने का मतलब अगर आपका ये नगर है तो इस नगर के चारों ओर आपकी दीवार भी बनाई जाएगी। मान लेते हैं कि एक दीवार ये बन गई, एक दीवार ये बन गई, एक दीवार ये बन गई और एक दीवार कुछ ऐसी बन गई। मतलब यहां पर दीवारें भी थी, मतलब कि प्राचीर बनाई जाती थी कि ताकि कोई आक्रमण ना करे और रक्षा अच्छी प्रकार से हो सके, ठीक है। और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मैंने बताया कि जो सड़कें थी वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। यह मतलब कि जो आधुनिक व्यवस्था है ना उससे भी अच्छी व्यवस्था कहते हैं सड़क प्रणाली की इनकी थी। चौड़ी बनाई जाती थी जिनके किनारे पर नालियों की उत्तम व्यवस्था थी, है ना। मतलब ये सड़कें कैसी बनाई जाती थी? चौड़ी सड़क बनाई जाती थी। मैं कह दूं कि भाई ये एक सड़क है, बात समझ रहे हो? ये क्या है? ये एक सड़क है। तो इसके जो किनारे किनारे यहां ऐसे, यहां जैसे अपने यहां होता है, इस तरह से नालियां बनाई जाती थी सड़कों के किनारे। बात समझ रहे हो? आगे समझो। भाई घरों का निर्माण एक सीधी सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था जिनके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। मैंने अभी बताया था मुख्य सड़क की ओर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे, इनके दरवाजे आपके गलियों की ओर खुला करते थे। अभी मैंने बना करके बकायदे आपको दिखाया था। भवन 2 मंजिल के भी थे। अब बात समझो। ये इतनी विकसित सभ्यता थी कि इनके जो मतलब जो अपने भी 2-2 खंड के और कई कई खंड के घर होते हैं ना, तो उस टाइम पर भी 2-2 खंड के इनके घर होते थे। बात समझो, ठीक है। और कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर तथा बीच में आंगन की भी व्यवस्था थी। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखो। वे लोग चावल के उत्पादन से भी परिचित थे। किससे परिचित थे? चावल के उत्पादन से ये लोग परिचित थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां पर मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, लोथल व रंगपुर में मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? लोथल व रंगपुर में। वीडियो बना ले सर, वीडियो बना दो सर। तो देखो, चावल
के साक्ष्य कहाँ कहाँ पर मिले हैं? लोथल व रंगपुर में मिले हैं। आगे देखो, गन्ना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात किया जाए तो गन्ने का आपका कोई भी साक्ष्य इसमें नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यह है रोज दीजी। क्या है? रोज दीजी, जो गुजरात में स्थित है। तो रोज दीजी से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। रा से रोज दीजी, रा से रागी, ऐसे याद कर लो, बात समझ रहे हो? रा से रागी, रा से रोज दीजी, ठीक है। विश्व में कपास उगाने वालों में से सिंधुवासी प्रथम थे। अब बात समझो, जो कपास का उत्पादन सबसे पहले किसी ने विश्व में किया तो वो सिंधुवासी थे। इसलिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता लगा और यूनानियों में इसे सिंडन कहा। देखो, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे वो कपास की खेती नहीं करते थे, वो व्यापार करते थे। जब वो व्यापार करते थे तो कपास को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, सिंधु नाम से प्रयोग करते थे, ठीक है। और यूनानी उसे क्या कहते थे? सिंडन नाम से जानते थे। सिंधु शब्द ही यूनानी का रूपांतर है। आगे देखो, सिंधुवासी हल का प्रयोग से भी परिचित थे। अब देखो, सिंधुवासी किसके प्रयोग से परिचित थे? हल के प्रयोग से भी परिचित है। हल के साक्ष्य भी मिले, अभी देखने को मिलेगा। कालीबंगन के प्राक सिंध स्थल में हल के जुते हुए खेत। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पेपर में बनता है कि कहां पर हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कालीबंगन होगा। बात समझ रहे हो? और उसमें सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे बात समझो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनमाली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना जो हल के रूप में मिला है। तो आपसे पूछ लेता है, मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल कहां से प्राप्त हुआ है? तो बनमाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनमाली से प्राप्त हुआ है। यह आपका हमेशा एग्जाम में बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, लेकिन बनमाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इनके पशुपालन की बात करते हैं। तो सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें वो पालतू बनाना नहीं सीख पाए थे। मतलब कहने का मतलब ये, उन्होंने हाथी और घोड़े वगैरह तो देखे थे, उन्होंने गैंडा, हाथी, घोड़ा, बंदर ये सब देखे। उनके टाइम में भी ये सारे पशु विद्यमान थे आज की तरह, किंतु लेकिन वो उनको पालतू बनाना नहीं सीख पाए थे, ठीक है। देखो, अब देखो, हाथी व घोड़े के पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए अभी सुतका गेंडोर में। कहां पर? सुरकोटदा में। कहां पर? सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि पंजर व राड़ा गुंडई में घोड़े के दांत और जबड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखो, लोथल व रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। कहां से मिली हैं? लोथल और रंगपुर से सर। आगे देखो, सिंधुवासियों को गैंडा, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है, मतलब गैंडे के भी प्रमाण मिले। इसके अलावा बंदर, भालू, खरहा मतलब खरगोश, जंगली खरगोश, एक मेरी स्टूडेंट ने बताया था, जानवरों का भी ज्ञान था, ठीक है। और इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्करियों पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। बात समझ रहे हो? शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है सर। आगे देखो, व्यापार इनका कैसा था ये भी समझ लो। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। किसी भी पूरा स्थल में मुद्रा के प्रमाण नहीं मिले। अब ये बात समझो कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें किसी प्रकार का मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब कोई भी सिक्का वगैरह वहां नहीं चलता था, ठीक है। मुहरें चलती थी। मोहरे और मुद्रा में अंतर है। मोहर एक प्रकार का आपका दायित्व तो दिखाती है, लेकिन मुद्रा क्या है? एक मूल्य का रूप निर्धारित करती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे बात करें कि भाई आपका मुझे कपास पसंद है तो आपकी मुझे नील पसंद है, बात समझ रहे हो? तुम मुझे नील दे दो, मैं तुम्हें कपास दे दूंगा। ऐसी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कुछ वस्तु तुम मुझे दो और कुछ वस्तु तुम मुझसे लो, बात समझ गए होगे। व्यापारिक वस्तुओं का गांठ पर शिल्पियों व व्यापारियों द्वारा अपनी मुहर की छाप लगाने की प्रथा थी। मतलब व्यापारी अपनी छाप लगाते थे अपनी मुहर से, ठीक है। लोथल इस प्रकार के कई मुहरबंदी मिली है लोथल में, ठीक है। गुजरात के पास स्थित है, भोगवा नदी के किनारे लोथल, ठीक है। आगे देखो, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 2 पहियों वाली खिलौनों की गाड़ी, कांसे की 2 पहियों वाली खिलौनों की गाड़ी एवं चंद हुदड़ों से, रावी नदी के तट पर यह भी स्थित है, चंद हुदड़ों की से मिट्टी के 4 पहियों वाली खिलौनों की गाड़ी मिली है। आगे देखो, लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनमाली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। बनमाली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। आपसे पूछेगा बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बनमाली से प्राप्त हुए हैं सर। ठीक है, कहां से प्राप्त हुए हैं, वनमाली से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथा से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के निर्मित खिलौनों पर नाव का अनुमान से यह अनुमान मिलता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार में मसनून वाली नावों का उपयोग करते थे। अब तुम ऐसी बात समझो कि ये लोग बाह्य व्यापार जब करते थे ना, बाह्य या आंतरिक व्यापार वगैरह करते थे, तो भाई साहब ये समुद्रों का उपयोग भी करना सीख गए थे। अगर मैं बात करूं भारत की, तो ये गुजरात का क्षेत्र में यहाँ पर एक लोथल नामक एक बंदरगाह भी था इनका। यहाँ से ये लोग नाव वगैरह भी बनाना जानते थे और नाव के द्वारा भी ये लोग व्यापार कर लेते थे। बात समझ रहे हो, तो इन्हें नाव का भी ज्ञान था। इन बातों से हमें ये पता चलता है। देखो अभी आओ और आगे क्लियर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से, कहां से, लोथल के गोदीबाड़ा के साक्ष्य से प्राप्त होती है। ठीक है, पश्चिमी भारत के मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियों को संभवतः समुद्र पारी व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थी। बात समझ गए, एक मकरान आपका, बात समझ गए होंगे, भारत एवं मकरान के तटवर्ती क्षेत्र, भारत में कहा, लोथल वगैरह। ठीक है, तो यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक की सभ्यता है, व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्गों से था। ठीक है, सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान की मध्यवर्ती भूमिका थी। अब मेरी बात समझो, जैसे समझो थोड़ी देर के लिए कि आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, और बीच में क्या पड़ता है आपका, अफगानिस्तान पड़ता है, ईरान वगैरह पड़ता है। तो ये लोग मध्यवर्ती भूमिका में रहते थे। बात समझ रहे हो, ये लोग किसकी भूमिका में रहते थे, मध्यवर्ती। भाई सामान तुम यहां से लेकर के यहाँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से भेज दो और यहाँ का सामान लेकर के यहाँ पर भेज दो। तो मध्यवर्ती भूमिका में कौन रहते थे, आपके अफगानिस्तान और ईरान के देश रहा करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जबकि जल मार्ग से होने वाले व्यापार में फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन द्वीप की मध्यवर्ती भूमिका थी। बहरीन द्वीप आपका पड़ता है फारस की खाड़ी में, वहां पर रुकते थे आकर के लोग, तो वहां की मध्यवर्ती भूमिका थी। ठीक है, अब देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले पर पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। कांसे की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, एक नर्तकी की मूर्ति थी जिसमें मात्र एक गले में माला प्राप्त हुआ है आपको, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पहने हुए है। तो कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछेगा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ये बात याद रखना है। ठीक है, मात्र देवी हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों की जन्म व वृद्धि से होगा। हड़प्पाई लोग इसे पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते थे। इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। तो एक पॉइंट और क्लियर होता है कि नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे कौन, मिस्र के लोग करते थे। मिस्र की सभ्यता भी अति प्राचीन सभ्यता में से एक है। अब देखो स्वास्तिक चिन्ह के बारे में जान लो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। अब देखो ये जो अपना स्वास्तिक का चिन्ह होता है ना, कैसा कुछ इस प्रकार से, ठीक से मैं बना नहीं पा रहा हूं, ऐसा ऐसा होता है स्वास्तिक का चिन्ह। ये बात समझे, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। मतलब इतना प्राचीन है यह स्वास्तिक का चिन्ह। हिंदू धर्म में आज स्वास्तिक को पवित्र और मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा के स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपियों के 10 बड़े अक्षर जो कि प्राचीन सूचना पट्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। अब देखो तुमसे पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ नालियां और जल प्रबंधन का नमूना आपको कहां से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर होगा धौलावीरा। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो इस प्रकार से याद कर लो भाई, पानी से हम क्या धुलते तो हैं, धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं कोई भी सामान, तो धौलावीरा जल के प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ नमूना प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर को जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा दी है। किसने, जॉन मार्शल ने। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को दिखाया गया है।
वो चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सिर में सींग है तथा कलाई और कंधे तक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं। उसके दाएं बाघ व हाथी तथा बाईं ओर गैंडा व भैंसा और चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा 2 आपके मोर भी होंगी, है ना। तो देखो इस प्रकार से क्या हुआ कि जानवरों की संख्या कुल 6 हो गई और प्रकार कितने हो गए, 5 हो गए। इस आकृति को शिव हिंदू धर्म का के रूप में माना है, जो कि योग के मुद्रा में दर्शाया गया है। पैरों के नीचे 2 मोर भी अंकित थे। देखो मैंने बताया ना कि 2 मोर भी अंकित आपको मिले हैं। तो कौन कौन से जानवरों के बारे में जानकारी मिली, तो देखो एक तो सबसे पहले बाघ के बारे में जानकारी मिली है। कहाँ लिखा है, बाघ और हाथी, और इस साइड देखो भैंसा और गैंडा की जानकारी मिली है। नीचे 2 हिरण भी आपको मिले हैं। तो ये सब जानकारियां हमें उस टाइम पर जानवरों की भी प्राप्त होती है इन्हीं मोहरों के द्वारा, ठीक है। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। विशाल स्नानागार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्मारक था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका निर्माण पक्की ईंटों दुर्ग क्षेत्र में किया गया था, मतलब दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड था। कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा से कुएं भी बनाए गए थे, मतलब नगर के पूर्वी एरिया में इस साइड कुएं भी आपको देखने को मिले हैं बड़े बड़े, ठीक है। आगे देखो, इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी, मतलब पूजा पाठ से संबंधित चीजों के लिए होता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। किसने, जॉन मार्शल ने। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। आगे देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, यहां से देखिए कार्बन C14 मैंने बता दिया है आपका कि भाई कार्बन C14 जो पद्धति है उससे आपको मतलब कि जानकारी प्राप्त होती है समय की, ठीक है, आयु ज्ञात हो जाती है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। अब देखो रोपड़, यह सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह प्रथम 1950 में ब्रजवासी लाल ने, किसने, रोपड़ की किसने किया उत्खनन, ब्रजवासी लाल ने, लेकिन बाद में यज्ञदत्त शर्मा ने भी किया। तो दोनों का नाम मिल जाता है पैरेलल रूप से, ठीक है। उत्खनन करा है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है और ये पंजाब में स्थित है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक। और यह एक ऐसा, यहाँ एक अगर ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया दिखाया गया, मतलब पालतू कुत्ता भी दिखाया गया, साथ में दफनाया गया। देखो यह कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। और तांबे की कुल्हाड़ी भी यहीं से हमें प्राप्त हुई है। आगे देखो, अब हड़प्पा के बारे में जान लो। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने किया और 1921 में दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब दुर्गीकृत टीला है। हीलर ने इसे माउंट एबी नाम दिया है, ठीक है। कब्रिस्तान एच, इसमें क्या है, विजातीय संस्कृति हेतु कब्रिस्तान था, ठीक है। और RH 37 में क्या है, सामान्य आवास के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जिसे मातृ देवी के नाम से वो लोग जानते थे, है ना। कांसे की बैलगाड़ी के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी ने, ये मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पंजाब में आज स्थित है, रावी नदी के तट पर है। अन्न के भंडार प्राप्त हुए हैं, शंख का बैल प्राप्त हुआ है और कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखो, बनवाली के बारे में जानते हैं। देखो ये आपका हरियाणा में स्थित है और रविंद्र सिंह बिष्ट, कौन, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी, खुदाई करवाई थी कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखेंगे, लिखा है जल निकासन प्रणाली का अभाव था। किसमें, जल निकासन प्रणाली का अभाव था। कहां पर, बनवाली में। ये बात पॉइंट याद रखना। अगर बात किया जाए धौलावीरा में तो उच्चतम जल प्रबंधन की व्यवस्था थी और यहाँ पर जल निकासन प्रणाली का अभाव था। कहाँ पर, बनवाली में, ठीक है। वन जैसा ऐसे याद कर लो कि जैसे वन में कहाँ से जल निकासन प्रणाली का अच्छा बनी होगी, अभाव ही तो होगा, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। मकानों में अग्नि वेदिकाएं मिली है। मैंने बताया था ना कि मकानों के अंदर अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। ये लोग कर्मकांड वगैरह भी करते थे, कहने का मतलब हवन वगैरह भी ये लोग करते थे, ठीक है। और रविंद्र सिंह बिष्ट, अभी मैंने बताया आपको किसने खुदाई किया है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है और जौ की खेती के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से, बनमाली से। आगे देखा पॉइंट देखो, कालीबंगन के बारे में देख लो।
कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। घग्गर नदी के तट पर बाएं तट पर स्थित है। शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब ऑपरेशन जो आज की डेट में होते हैं उस टाइम पर भी होते थे, उसे ही शल्य क्रिया कहा जाता है। जल निकासन प्रणाली का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जालीदार जुताई का नमूना भी प्राप्त हुआ है ना। और एक मिट्टी की लिंग व योनि के प्रतीक के साथ बने हुए के प्रतीक भी मिला है, मतलब लिंग और योनि का भी प्रतीक मिला है आपका, मिट्टी का बना हुआ एक साथ। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला। सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है ये, ठीक है। सिंधु नदी के कहां पर स्थित है? दाहिनी तट पर। और मलेरिया के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुर्गीकृत टीला, स्तूप टीला भी कहते हैं। किले को दुर्गीकृत करने का साक्ष्य मिलता है ना? नहीं मिलता है किले को दुर्गीकृत, अच्छा ठीक है, किले को वैसे तो दुर्गीकृत मतलब है, लेकिन किले को दुर्गीकृत करने का साक्ष्य नहीं मिला है। किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है, कब्रिस्तान है, कनिस्तान गलत लिखा है, कब्रिस्तान है, याद रखना। सामूहिक नर कंकाल के अवशेष भी मिले हैं काफी सारे, है ना। जॉन मार्शल ने विशाल सागर को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। विशाल सागर नहीं, स्नानागार है ये, ठीक है, स्नानागार को। पूर्वी टीले को एचआर क्षेत्र के कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो पूर्णतः नग्न है, ये भी बता चुका हूं। एक मुद्रा पर नाव का चित्रण भी मिलता है। ये सारे पॉइंट आप जान रहे हैं। चंदूदड़ो के बारे में देख लो। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहने का मतलब अगर ये आपकी सिंधु नदी निकली है तो यहाँ पर आपका चंदूदड़ो स्थित है और यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो स्थित है ना। और ये आज की डेट में सब पाकिस्तान में है, बात याद रखना है। एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था, इसमें मतलब दुर्ग नहीं थे। मार्शल और मार्शल काट दो, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है? मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है? चंदूदड़ो में। एकमात्र स्थल जहां पर वक्राकार ईंटें मिली है, मतलब थोड़ा सा चौकोट इस प्रकार की कुछ ईंटें मिली हुई हैं, ठीक है। इन ईंटों पर एक बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के चिन्ह भी मिले हैं, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के भी चिन्ह मिले हुए हैं, ठीक है। धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज सन 1967-68 में जगपत जोशी द्वारा की गई थी। उत्खनन कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था और भारत का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? धौलावीरा भारत का आज की डेट में वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। और कहते हैं कि फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। भारत में कौन स्थित है? धौलावीरा, जो सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद यह नगर 3 भागों में विभक्त था। मकान कच्ची ईंटों के बने थे। पॉलिशदार श्वेत पत्थर बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, भाई इसकी जो लिपि थी वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, मतलब ये थोड़ा चित्रात्मक लिपि थी। तो 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए। अब लोथल की बात करते हैं, जो यहाँ का बंदरगाह था प्रमुख। देखो, लोथल गुजरात में अवस्थित है, जिसका गुजराती भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। गुजरात अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। 3 युग्मित समाधियां के उदाहरण मिले हैं, जहां यहां से यह कंफर्म होता है कि सती प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। कहने का मतलब एक नर के साथ 2 स्त्रियां भी रही हैं, जो मतलब कि समाधि में पाई गई हैं। तो मतलब युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं, तो इससे ये कंफर्म होता है कि लगता है कि भाई अगर पति की मृत्यु होती थी, पत्नियों को भी साथ में दफना दिया जाता था या फिर सती हो जाती थी वो भी। तो सती प्रथा का भी साक्ष्य अनुमान लगाया जा सकता, अनुमान है। प्राचीनतम जहाजों का गोदीवाड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ। मैंने बताया ना, लोथल ये बंदरगाह है। क्या है कि ये अपना भारत देश है जो, तो ये गुजरात के यहाँ पर किनारे यहाँ पर स्थित था। तो ये भाई यहाँ से समुद्र भी थे, तो बंदरगाह के भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा रंगपुर के बारे में जान लो, यह भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। सिंधु संस्कृति की उत्तर अवस्था के दर्शन मिलते हैं, मतलब बाद की संस्कृति के बारे में थोड़ा जानकारी मिलती है। यहाँ के अवशेषों में ना कोई मुद्रा मिली है और ना कोई मातृ देवी की मूर्ति। धान की भूसी के ढेर जरूर मिले हैं यहाँ पर, और कच्ची ईंटों के दुर्ग निर्माण व कलश समाधान की प्रावधान भी है। कलश समाधान मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो बताइए, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लिया है, पूरा रिवीजन मैंने करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।